रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और आप पिछले 2 घंटे से मुझे सुन रहे हैं और अब हम अपने आखिरी घंटे में हैं क्योंकि इसके बाद आएंगे आरजे फ़हीम और अभी हमारे पास 1 घंटा है और एक गेस्ट और है और इनका नाम है मिस्टर विनय सिंह, फूड एंड न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन यूएन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और साथ ही आज हम फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन पर बात करने वाले हैं। फूड कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में ये सब तक पहुंच पाता है, क्या वाकई में अभी जो है सब तक खाना पहुंच रहा है। न्यूट्रिशन की बात करें तो यस, पोषण जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कितना और कहाँ तक पहुंच रहा है, ये बहुत सारे सवाल मुझे पता है आप लोगों के जहन में भी आते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती होंगी और ये हम शुरू करें, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो चल रहा है और आप सभी को मालूम है कि हम 5 आरजेज यानी कि आरजे फ़हीम, आरजे सागर, आरजे भावना, आरजे साक्षी और यस आरजे प्रियंका आपके साथ लगातार बात कर रहे हैं। कितना वक्त बीत गया है और आप सभी को पता है 150 आवर्स का हम लोगों ने गोल सेट किया है। आगे बढ़े तो आप लोगों के सहयोग से यस डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम जो हैं विनय जी के साथ में हैं। विनय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी थैंक यू जी थैंक यू प्रियंका जी। यस, आप इस रेडियो में पहली बार आए हैं, आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो आप सभी जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं इस वक्त, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी तो सबसे पहले मानव रचना को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये हमें बुलाने के लिए और इस सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पे बात करने के लिए जी। और दूसरा हम धन्यवाद देना चाहें जो ऑल जो लिसनर हैं मानव रचना रेडियो के जी। उनको और जो लिसनर हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी जी। हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से इसको आपको बता पाएं कि क्या है खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा और कैसे इसको हम आगे हम सुदृढ़ कर सकते हैं। जी सर, सारी बातें एक तरफ, खाना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। खाना मतलब टेस्ट, खाना मतलब हेल्थ, खाना मतलब परिवार की ज़रूरतें, लेकिन ये खाना जो है ना कई लोग हैं जिन तक नहीं पहुंच पाता, जिन तक पोषण की बात तो बहुत दूर, खाना ही नहीं पहुंच पाता है। फूड कितना इम्पोर्टेंट है सर? बिल्कुल आपने सही बोला प्रियंका जी। खाना अभी भी अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम थोड़ा सा एक क्वांटिटेटिव डाटा थोड़ा रखना चाहेंगे जी। अगर 2002 और 3 की बात करें तो हमारा फूड इंडिया का पूरा प्रोडक्शंस जो था तो 230 मिलियन टन था और अभी नॉट रिसेंटली अगर हम देखें 2021-22 का तो ये है अभी 305 मिलियन टन। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70% इंक्रीज हुआ है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आप देखेंगे रिसेंट कि हाँ भाई अभी भी जो हंगर इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स मतलब अगर लिटरल मीनिंग हिंदी में बोले तो भूखा कितने लोगों को नहीं खाना मिलता है। yes. तो अभी भी अगर इंडिया का ग्लोबली अगर देखेंगे विश्व में पोजीशंस बहुत ही अच्छा नहीं है। अगर 121 कंट्री में देखें तो ये इंडिया का 106 पोजीशन है। इस पे बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं एक्सपर्ट के द्वारा, गवर्नमेंट में भी हुए हैं कि क्या ऐसा है कि हमारा फूड का प्रोडक्शन तो हो रहा है। फूड एक होता है, जैसे फूड सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो पहला बात होता है कि अवेलेबल हो, हाँ जी, पर्याप्त मात्रा में पहले अवेलेबल हो। सेकंड आता है कि उसे एक्सेस कैसे करें, एक आम आदमी एक जो इंडिविजुअल है वो कैसे एक्सेस करे। एक्सेस मतलब कि उसके पास पर्याप्त आर्थिक स्थिति ऐसा होगी जो कि वो एक्सेस कर पाए। और तीसरा इसमें फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो आता है कि क्या एक इंडिविजुअल के अनुसार उसको मिल रहा है वो जो खाना पर्याप्त जो एक्सेस कर पा रहा है, क्या वो मिल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे हर इंडिविजुअल का एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है खाने का। तो अगर आप कोई एथलीट्स कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है, कोई ऑफिशियल वर्क है जिसका फिजिकल वर्क कम है, ये दोनों के लिए अलग अलग फूड का रिक्वायरमेंट्स है। तो क्या वो मिल पा रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो इनसिक्योरिटी है, फूड वहाँ पे सिक्योर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो
बहुत बहुत सारे गैप है। केवल एक तो इंडिविजुअल लेवल पे भी गैप है जो कि किया जा सकता है कि फूड सबको पर्याप्त मात्रा में मिले। दूसरा जो कुछ गवर्नमेंट सरकारी स्तर पे किया जा सकता है, बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे हम काम करने की जरूरत है। और उससे सबसे ज़्यादा जो एक पिछड़े वर्ग और आप बोले तो वल्नरेबल पीपल जो है वो ज़्यादा सबसे सफ़र करते हैं, जिनके फूड की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। भारत की जो है ना वो भारत के लिए जैसे जो देश है कितना इम्पोर्टेंट है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे भारत जैसे देश में कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? अगर आप रिसेंट अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ फैक्ट्स के अनुसार जो रिसेंट अगर आप देखेंगे न्यूट्रिशंस का सर्वे जो NHFS 5 का जो पिक्चर है, अभी भी अगर देखेंगे तो जो कुपोषण का स्थिति अच्छा नहीं है। कुपोषण में अभी भी स्टंटिंग मतलब कि जो बच्चे छोटे रह जाते हैं, 5 साल के बच्चे जो अपनी एज से बहुत छोटे रह जाते हैं, अभी भी वो 35.5% है जी। और जो एक और कुपोषण का जो बेसिक चीज होता है अंडरवेट, मतलब जो वजन है उसकी एज के अनुसार उसका कम होता है, वो भी अभी 32% है। और दूसरा सबसे जो है वेस्टिंग जो होता है, वेस्टिंग मतलब कि बहुत ही पतला अधिक ही कुपोषित बच्चा, वो भी 19.5% है। तो अगर ये इस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो हमारे अभी मैंने थोड़ा पहले बताया कि फूड प्रोडक्शंस का कैसे ग्रेजुअली हम बढ़ रहा है, बट ये जो कुपोषण की स्थिति है, एनीमिया, अगर महिलाओं में एनीमिया भी देखे तो एनीमिया में भी कोई ज्यादा मतलब गिराव नहीं आया इतना फूड प्रोडक्शन होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है कमी, जो कि हमारा फूड अवेलेबल भी है बट एक इंडिविजुअल के अनुसार वो चीज मिल नहीं पा रहा है। इसमें फर्स्ट मेन कारण है कि हम क्या खा रहे हैं, इसकी जानकारी होना। दूसरा है कि हाँ उसका पर्याप्त मात्रा में सबको मिल रहा है कि नहीं, एज के अनुसार, वर्क के अनुसार, क्योंकि एक डाइट सबको हम नहीं बोल सकते कि आप खाओ। तो ये सारी चीजें पे हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। जागरूकता के साथ साथ इसमें हम इसका एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा मुख्य भूमिका इसमें प्ले करता है। तो अगर उसको हम एक विविधता, एग्रीकल्चर में विविधता होनी चाहिए, ताकि एक जो हम फूड सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि अवेलेबल हो। अवेलेबल अगर हम केवल बात करें कि हाँ आप ये पोषण है, ये चीजें खानी चाहिए, हम अगर फूड समूह की बात करें तो हम कम से कम 4 समूह 24 घंटे में एक आदमी को खाना चाहिए। अलग अलग 4 समूह फूड ग्रुप्स का, जिसमें दाल हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गए, प्रोटीन्स जैसे आप एग्स हो गए और अदर आइटम्स जो मिल्क से प्रोडक्ट्स और मिल्क के बने हुए दूध। तो ये मिनिमम ये 4 रिक्वायरमेंट है कि 24 घंटा में खाना चाहिए। लेकिन वो उपलब्ध कहाँ से हो? जब तक हम विविधता एग्रीकल्चर में लाएंगे, वो अवेलेबल होगा, तब हम बात करें कि हाँ उसको एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड लेवल पे वो कैसे उसको अपने घर में ला सके। तो इसको एक तो ये कैपेबिलिटी की हम बात करें कि हाँ इसका प्रोडक्शन सिस्टम जो एग्रीकल्चर का है उसको विविध किया जाए। केवल एक मोनोक्रॉपिंग जैसे होता है, एक ही क्रॉप न लगाएं, अलग अलग क्रॉप के लगाएं। इस सॉरी जी, ये एक तो वहाँ पे प्रोडक्शंस पे हो सकते हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे करने का मतलब कि अगर किचन गार्डन सबसे अच्छा एग्जांपल है अगर विविधता की बात करें। बैकयार्ड पोल्ट्री भी जो सबसे मतलब ज़्यादा उसमें लागत नहीं है, घर पे कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है। तो ये और इसके अलावा भी सरकार की तरफ से बहुत सारी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अब फोर्टिफिकेशंस की बात हो रही है, जैसे आप बहुत सारे आप प्रोडक्ट्स और सरकार के द्वारा जो जन वितरण प्रणाली में भी दिया जा रहा है फोर्टिफाइड चावल। तो बेसिकली उसका आइडिया यही था कि सभी जो अभी हम बोल रहे हैं कि हमारा एक तो लार्ज पॉपुलेशन भी, अभी हम चाइना से भी आगे चले गए,
तो इतने लार्ज पॉपुलेशन को विविध और फूड की सुनिश्चित करना एक अलग इंडिया के लिए चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो, अगर मैं थोड़ा सा फोर्टिफिकेशन पे प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि फोर्टिफिकेशन एक ऐसा फोर्टिफिकेशन का मतलब मैं थोड़ा उसको मतलब एक्सप्लेन करते हैं। फोर्टिफिकेशन मीन्स कि जैसे हम एक राइस या ये गेहूं है, आटे हैं, अगर वो खा रहे हैं तो बेसिकली उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमें। और ये जो राइस और व्हीट है, ये एक स्टेपल फूड है। मतलब स्टेपल फूड मतलब ये सभी लोग इसे खा सकते हैं, गरीब भी है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। हम उसको ये नहीं बोले कि हाँ वेजिटेबल्स, पोल्ट्री फूड आइटम, जो दूध और दूध की ये चीजें थोड़ा सबको नहीं मिल पाती है। बट अगर राइस और नमक भी, ये भी फोर्टिफाइड नमक भी अभी बाजार में उपलब्ध है, ये सभी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका फोर्टिफिकेशन का है कि हम क्यों नहीं जो पहले से लोगों के पास ऑलरेडी एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, हम उसी को क्यों नहीं उसको पोषण बनाएं। इसके पीछे पॉलिसी यही था गवर्नमेंट का कि हम उस फूड आइटम को टारगेट करते हैं जिसमें हम, जैसे अगर आप फोर्टिफाइड राइस की बात करें तो उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा, उसमें आयरन से उसको फोर्टिफाइड किया गया है। इसे डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट भी है जिसमें आयोडीन और जिंक का उसमें डाला गया है। तो ये एक गरीब भी उसे खा सकता है, उसको न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो ये फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यही था कि हम न्यूट्रिशन को सिक्योर करें, जो सबसे गरीब से गरीब है उनको टारगेट वो था। बाकी जो उसके उस चेन में है तो उनको तो मिलेगा ही, लेकिन हमारा टारगेट जो सबसे लार्ज पॉपुलेशन है जिसको खाद्य विविधता से वंचित है जी। तो ये कुछ प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। इंडिविजुअल लेवल पे हमने बात किया कि किचन गार्डन का हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं घर में। बैकयार्ड पोल्ट्री का हम कर सकते हैं जो इजिली अवेलेबल है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इंडिविजुअल लेवल और गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, जो फूड सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के दिशा में। जी, गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट शुरू से ही चीज़ों पर ध्यान देती आई है, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन वाला हमारा देश है। और जैसा कि आपने बोला कि अब चाइना से भी क्रॉस होकर ये आगे बढ़ रहा है, और इसमें भी सरकार जो है अपने लेवल पे अच्छा कार्य करती है। लेकिन सर दिक्कत कहाँ आती है? अब जहाँ एक तरफ आपने कहा कि फूड है, लेकिन क्यों फिर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? अब उस बीच कोई संस्था है या किस तरीके से होते होते लोगों तक पहुंचता है? अगर जहाँ से ये शुरुआत हुई है वहाँ से अगर फूड चल रहा है, तो कहाँ पर आकर के ये दिक्कत हो रही है कि खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आज भी गरीब जो हैं भूखे सोते हैं। देखिए, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा तो सबसे जो स्कीम्स की अगर बात करें, तो स्कीम्स में फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था 2013 में, उसका यही मेन उद्देश्य था कि हम कैसे जो गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं उनको फूड सुरक्षा कैसे प्रदान करें। ओनली फूड सुरक्षा ही नहीं, डाइवर्सिफिकेशन भी हो। और उसका मेन जो उद्देश्य था कि हम इसको केवल फूड ही नहीं, उसको न्यूट्रिशियस फूड भी उसको दिया जाए, जो गरीब तबके से जो नीचे के लोग हैं। और इसके अलावा एक और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जन वितरण प्रणाली के थ्रू, जो हम सबसे जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको चावल और ये राइस और दाल भी, बहुत सारे कुछ राज्यों में दाल भी दिया जाता है। ये सारे स्कीम्स हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन, एक तो मैं बोलना चाहूंगा इम्प्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं है ग्राउंड पे। अब आप देखेंगे कि जो पीडीएस का ही एक सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम है इंडिया में, जो कि फूड सिक्योरिटी पे है, और आप अगर कोविड से रिलेट करें, कोविड में गवर्नमेंट ने बहुत डिस्ट्रीब्यूशंस किया फूड सिक्योरिटी पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू।
अनाज और उपलब्ध कराने की कोशिश की। और इसका ये उद्देश्य था कि जब भी हम इस तरह के नेचुरल क्लैमिटी और के ऐसी समस्याएं आए तो ये सारे जो प्रोग्राम्स है वो फूड का सिक्योर करें। बट आप इस पे बहुत सारे डिबेट्स भी हैं कि जब इतने सारे हम पीडीएस फूड सिक्योरिटी एक्ट्स है, हमने सारे गवर्नमेंट प्रयास की, इतने डिस्ट्रीब्यूशन किया कोविड के समय, पूरा हर जो लॉकडाउन था फिर भी हमने पूरा गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कराया गया अनाज सबको फ्री में। फिर भी ये हंगर इंडेक्स, फिर से हम लाएंगे हंगर इंडेक्स पे इंडिया का पोजीशन हमारा बुरा स्थिति है बांग्लादेश से भी, जो कि बांग्लादेश अभी किसी और तालिबान के अंदर है, फिर भी अगर हंगर इंडेक्स है हम उससे नीचे हैं। इवन हमारे पड़ोसी देश है उनसे भी हम कंपटीशन में नहीं है। तो ये काफी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि हम इतना सारे प्रोग्राम्स होते हुए और इतना फूड प्रोडक्शंस होते हुए भी हंगर एक आज लेकिन भूखापन, मतलब अब ग्लोबली ये इंडिया को दिखाता है कि लोग भूखे हैं वहाँ। तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा एक ये पर्सनल है एक्सपीरियंस कि एक तो प्रोग्राम्स जो भी सरकार चला रही है इसका तो एक्सक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन एक इफेक्टिव हो, मॉनिटरिंग अच्छे से हो। दूसरा एक इंडिविजुअल लेवल पे जो ये हंगर का, भूखा का जो इंडेक्स है हमारे भारत का, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी कोशिश कमी है, जिसको हम एक व्यवहार परिवर्तन से जोड़ के देख सकते हैं। जैसे खाने का जो हमारा हैबिट्स है, बहुत सारा ये जो फूड विविधता की बात करते हैं, कम से कम 4 फूड समूह खाना चाहिए जी। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों की है। दूसरा, मैंने जो फर्स्ट टाइम बोला था कि एज के उम्र के अनुसार अलग अलग चीजें क्या खानी है उसकी जानकारी भी नहीं। अब जैसे एक बच्चे को, जैसे मान लो इसमें ये कुपोषण का हमने डाटा अभी देखा, अब इस बच्चे को क्या खिलाना है इस और कब से खिलाना है, कितना खिलाना है, इसकी जानकारी बहुत ही कम है। जैसे अब 6 महीने के बाद से हम सब चीज बच्चे को खिला सकते हैं, बट कई जगह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम फील्ड में जाते हैं देखते हैं 9 महीने तक उसको, मतलब बच्चे को 9 महीने 10 महीने के बाद उसको अनाज खिलाते हैं, केवल दूध ही पिला रहे हैं। और खासकर हम बोलते हैं कि हम सब चीज खिला सकते हैं, एक जो प्रोटीन आइटम है वो भी खिला सकते हैं, आप फिश अंडे ये सब खिला सकते हैं। बट इतना एक जो कम्युनिटी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और एक जो बोल सकते हैं कि वो है जो पहले से ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो बच्चे को उस मिल नहीं पता वो कहाँ से ग्रोथ होगा, वो तो मालनरिश हो जाएगा, कुपोषित तो होगा ही ना। तो ये चीजें जानकारी की कमी है, वो चीजें हमें काम करने की जरूरत है। व्यवहार परिवर्तन में एक जो समाज लेवल पे और जो रूरल एरिया में जो भी बच्चे हैं, क्योंकि वहीं पे अगर रूरल एरिया में कुपोषण की डाटा देखे तो ज्यादा है कंपेयर टू आपका शहरी क्षेत्र के कंपेयर। तो ये सारी चीजें कुछ प्रयास हम कर सकते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक गवर्नमेंट के तरफ से एक रिगरस मॉनिटरिंग सिस्टम हो, जो कि प्रोग्राम आ रहे हैं फूड सुरक्षा के लिए, वो चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो। जी, तो सर जैसा कि आपने कहा कि अब जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो चाइना से भी आगे जा रही है। हालांकि अभी तक जो था वो चाइना आगे था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो हमारा भारत है वो आगे जा रहा है। तो सर जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो खाद्य सुरक्षा भी उतनी होनी चाहिए, पोषण भी उतना होना चाहिए। तो आने वाले टाइम के लिए हम कितने तैयार हैं? जी देखिए, इसमें हम तो जो कोशिश गवर्नमेंट कर रही है कि हाँ प्रोडक्शन सिस्टम को और थोड़ा मजबूत करें। एक जो अगर सबसे बड़ा तो हमारा ये फूड का प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एक बहुत ही मतलब मेन एक तरह से एरिया है जहाँ पे हम बहुत चीजें कर सकते हैं इसको सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योर करने के लिए। अगर इंडिया का कृषि की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी अभी कमी है सब, जो कि एक मेन रीजन है फूड का असुरक्षित होना। जी। अब जैसे फार्मर्स लेवल पे प्रोडक्शन की बात करें तो हम ज़्यादा अगर किसान लेवल पे बात करें तो उनको उत्पादन से मतलब है। लेकिन अब उत्पादन ठीक है, एक अब उसके लिए वो बहुत ही इंटेंसिव लेवल पे उसका खाद का, पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। जी।
अब उसे क्या होता है कि हमारे जो एक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं हाँ और जी। जो सॉइल का फर्टिलिटी है, जी सॉइल की पोषणता, वो सब लॉस होती है। जी। तो हम एक एक समय में एक सीजन में तो प्रोडक्शंस उत्पादन अच्छा लेते हैं किसान, जी अगले सीजन में उसी उत्पादन को लेने के लिए उससे दोगुना उनकी खर्च करने पड़ती है। जी 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 और ज्यादा उसमें कीटनाशक डालते हैं और ज्यादा खाद डालते हैं। जी। और फिर वो अब इसके कारण क्या होता है कि एक तो सॉइल का प्रोडक्शंस का सिस्टम वो खराब होता है। यस। और वो एक तो वहाँ पे एक काम करने की जरूरत है कि हम इसको सस्टेनेबल कैसे बनाएं। तो हम इस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग भी देते हैं, बताते हैं, और उस तरह से टूल्स भी हम तैयार करते हैं जो किसानों को बता पाएंगे। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं उसे। सो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यही है कि हम इसको कैसे एक टिकाऊ खेती कैसे कर सके। हाँ जी हाँ जी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कैसे कर सके। हाँ जी। और उस जिसके कारण जो ये टिकाऊ खेती की जो बात कर रहे हैं, इसमें मेनली कोई भी चीज अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें, इसमें 3 चीजें ध्यान में रखते हैं। एक तो हाँ जी। हमारा सबसे बड़ा है कि पर्यावरण को उसमें सुरक्षित रहे। जो भी हम काम, जो भी इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो भी हाँ जी। काज कर रहे हैं ये खेती में, जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाते हुए ही वो उसका प्रोडक्शंस करें। दूसरा है कि जो हम अगर एग्रीकल्चर में जो भी नया इंटरवेंशन चेंज करना चाह रहे हैं जिसके कारण हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, हाँ जी। वो एक समाज लेवल पे एक्सेप्टेबल हो। ये नहीं कि ऐसा करे कि वो उस कल्चर में एक्सेप्टेबल ही नहीं हो और तो फिर वो सस्टेन करेगा नहीं। हाँ क्योंकि जी। लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक कम्युनिटी से काफी एक जुड़ा हुआ ये खेती एक कम्युनिटी ओन्ड ये है इंटरवेंशन से। तो कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करे कोई भी, जो तभी उस इंटरवेंशन कर सकते हैं। तीसरा जो है उसमें इकोनॉमिक की बात कर, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। तो ऐसा हम इंटरवेंशन ऐसा करें जो कि सब कोई उसे कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत ही महंगा हम उसे खर्च वाला इंटरवेंशन करेंगे तो वो चीज होगा ही नहीं। तो इस तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इस तीनों में सामंजस्य होते हुए कोई भी इंटरवेंशन करेंगे तभी जाके ये सस्टेनेबल होगा। और जो कि एक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, वो ये तीनों को ध्यान में करते हुए हम उसे कर सकते हैं। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे किसानों को ट्रेनिंग दिया जाए, उनको प्रशिक्षण किया जाए, तो हम बहुत सारे इस प्रोडक्शन सिस्टम को बिना पर्यावरण को नुकसान करते हुए हम इसको सुदृढ़ कर सकते हैं। हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। जी सर, किसानों को ट्रेनिंग देने की बात आप कह रहे हैं, और हमारा जो भारत देश है वो एक बड़ी आबादी है किसानों की, राइट? लेकिन अब क्या हो रहा है ना, और ख़ास तौर पे सस्टेनेबिलिटी की बात करें, यानी कि आगे समय तक वो चीज़ रहे, राइट? हमें वो मिल रही है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो मिले। लेकिन हो क्या रहा है कि एक किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा है आज के टाइम पे, राइट? बिल्कुल वो खेतों से, गाँव से निकल करके शहरों की तरफ बढ़ना चाह रहा है, जॉब करना चाह रहा है, अपना काम, अपना बिजनेस खोलना चाह रहा है, किसानी नहीं करना चाह रहा है। ऐसे में आप आने वाले फ्यूचर को कैसे देखते हैं? क्या चीज़ है जो अगर सुधार हो, नहीं लगता कि इसमें ये चीज़ अगर हो तो हम आगे आने वाले टाइम के लिए भी तैयार होंगे? देखिए, इसमें आपसे मैं सहमत हूँ कि हाँ, आने वाला जनरेशन, एक खुद मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, यस, तो मैं समझता हूँ, हमने भी जब पढ़ाई किया था तो मतलब जी, दिल से बता रहा हूँ कि हाँ, खेती करने का नहीं था। जी जी, ये रियलिटी है yes. कि हाँ, खेती करने का नहीं था हम। और अभी मैं यहाँ बैठ के बता रहा हूँ, फिर मैंने खेती तो नहीं किया, लेकिन हाँ, उस एग्रीकल्चर के रिसर्च एरिया में और उसमें काम करने के लिए मैं अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि हाँ, ये जो एग्रीकल्चर की जो पढ़ाइयाँ 3 से 4 साल की होती है, वही आप एक देखे कंपेयर करें मेडिकल, एक डॉक्टर्स की पढ़ाई वो भी 4 साल की होती है। तो दोनों प्रोफेशन को आप देखिए कि डॉक्टर्स की 4 साल पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, वो डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बन के वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, लोगों के इलाज करते हैं। यहाँ पे हम भी 4 साल पढ़ाई करते हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं। बेसिकली होना चाहिए कि हम भी क्लिनिक्स हैं, हम हमारे लिए जो मरीज हैं, पौधे हैं,
जी। जो मिट्टी है, जो अनाज उगाती है, उसका हम इलाज कैसे करें। जी। कहीं कहीं पे कुछ है, कुछ एग्री क्लिनिक करके खुले हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा इश्यूज है इसके इम्प्लीमेंटेशंस में। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे मोटिवेशंस का है कि लोगों का एक है ना माइंडसेट है कि हाँ भाई अब खेती करना एक सबसे बड़ा ये है, आप कंपेयर करेंगे दूसरे देशों से तो वहाँ एक बिजनेस के रूप में देखा जाता है खेती को। इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल। सबसे बड़ा एग्जांपल चाइना है। हाँ, चाइना है, यूएस में भी देखिए और उन लोगों ने बहुत सारा मैकेनाइजेशन किया है एग्रीकल्चर में। बट अगर इंडिया का देखें तो हम अभी भी उसी ट्रेडिशन वे में जा रहे हैं कि हाँ हमने खेती करना है तो हम खेत खाने के लिए कुछ उगा लेते हैं, हो गया। तो ये जो आने वाले जनरेशन को एक मोटिवेट नहीं करता है, वो कहता है कि अरे हम तो पहले से भी ये कर ही रहे और फिर हम ये करने क्यों जाएं, इसमें तो हमें कुछ फायदा ही नहीं दिख रहा है। तो अभी रिसेंटली कुछ पिछले 1 या 2 या 3 साल के अंदर काफी न्यू जनरेशन धीरे धीरे मूव करना शुरू कर रहे हैं। और वो इसलिए मूव नहीं कर रहे हैं कि हाँ एग्रीकल्चर करना है। जो भी अभी तक मूव किया है, कितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ के आके एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, वो सभी वो एक बिजनेस माइंडसेट से आ रहे हैं कि हमें वो एग्रीकल्चर करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। बहुत सारे इंडिविजुअल जो मैं देखते रहता हूँ जो कॉर्पोरेट में काम करते थे, कई लाखों की सैलरी छोड़ के फिर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और उन लोगों ने अच्छे बिजनेस मॉडल डेवलप किया है एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग का और उसका, और धीरे धीरे उसमें बढ़ रहा है। तो उन लोग, वो जो नए जनरेशन आए हैं, वो मुझे आशा है कि वो आगे आने वाले जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन दें कि नहीं, आप जो खेती को देख रहे हैं वो एक केवल खाने के लिए किसी फसल को उगाना नहीं है, इसमें एक बिजनेस के नजरिए से देखना पड़ेगा। तो न्यू जनरेशन और भी इसमें मोटिवेट होगी और इसमें आई थिंक सरकार की तरफ से भी इसमें बहुत सारी चीजें अभी चलाई जा रही है। जैसे कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा है एग्रीकल्चर में, से सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दे रही है। जैसे इसमें बहुत सारा पॉली हाउस लगाने के लिए, जो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो खेती करते हैं कम जगह में, क्योंकि अभी तो जगह पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारे खेती के लिए जगह भी कम हो रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि हम छोटे जगह में अभी एक वो वर्टिकल फार्मिंग भी हो रहा है। आपको वर्टिकल फार्मिंग मतलब कि हम ऐसे प्लेन में खेत नहीं चाहिए, हमें हवा ऊपर की तरफ जैसे बिल्डिंग बनाते हैं उस तरीका के हम खेती कर सकते हैं। जैसे कई नहीं, इंडिया में भी हो रहा है कई सतह पे, मतलब उसमें फ्लोर बने हुए हैं, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग उसमें क्रॉप लगे हैं। तो ये सारे टेक्नोलॉजी अभी हो रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट बहुत सारा प्रयास करिए सब्सिडी देने के लिए, और उसमें बहुत सारे यूथ के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आगे न्यू जनरेशन उसमें इसको बढ़ाए। और इसको खेती को अगर हम देखें तो ऐसा हमें पहले के जैसा जो देखते थे ट्रेडिशनल वे में ना देख के इसे एक बिजनेस एंटरप्राइज मॉडल के रूप में अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा ये जो सेक्टर है और इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी है और बेसिक रिक्वायरमेंट है सबके। हम खाने की बात कर रहे हैं जो कि हमेशा है रिक्वायरमेंट एक गरीब से गरीब के लिए और किसी के लिए भी। जी सर, आपने एक युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज दिया कि आप जितना मोटिवेट रहेंगे आप उसमें काम, तो मोटिवेशन आपको देना है, आपको एक दूसरे जो यूथ है, जो युवा हैं, उनके लिए मोटिवेशन देने का काम करना है। लेकिन सर देखिए, मोटिवेशन भी वहीं होता है जहाँ पर इनकम होती है, राइट? ज़्यादा दूर नहीं, मैंने पढ़ा था कि जो चाइना का किसान है वो समृद्ध है, वहाँ के जो किसान के बच्चे हैं वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा रहन सहन है। तो मतलब वहाँ किसानों को ऐसे नहीं देखा जाता कि ये गरीब है, ये किसान है। वहाँ पर एक समृद्ध परिवार के रूप में देखा जाता है जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो क्या नहीं लगता कि जो वहाँ पर मॉडल का जो इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे इंडिया में भी हो तो शायद मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगा युवाओं में? जरूर होना चाहिए, वो मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा है व्यवहार का परिवर्तन होना। और वो जो व्यवहार परिवर्तन का एक अलग मतलब एक रूल्स है जिसमें समय लगता है, जिसमें मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा कि व्यवहार परिवर्तन होता कैसे।
जैसे आपने बताया कि चाइना में मतलब एक डिसिमिलरिटी और कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि हाँ भाई ये किसान है और ये वर्कर है और ये जो ऑनर है या मालिक है। बट इंडिया में अभी भी वो थोड़ा है, थोड़ा कम तो हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पहले वाला सिस्टम अभी भी है कि हम एक मालिक है और फिर ये वर्कर हैं, ये काम कर रहे हैं और ये खेती करते हैं तो उनको अलग नजरिए से देखा जाता है। तो व्यवहार जो होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत सारे युवा कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के आके खेती में काम कर रहे हैं और अच्छा मॉडल डेवलप किया, और बिजनेस भी कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का होता है कि आप पहले देखते हैं, फर्स्ट जो है आप देखेंगे उसको, तब आप उसको फिर सोचेंगे करने के लिए। तो जो 100% का अगर देखेंगे, 100 लोगों ने उस किसी चीज को देखा तो उसमें से 50% तो मतलब वहां से ही कट जाता है। जैसे 50% हाँ देख लिया, ठीक है, वो जो उनसे पूछेंगे तो आप बात भी करेंगे कुछ लोग कि हाँ ये चीज होता है, अच्छा मॉडल है जी। लेकिन वो 50% वहीं खत्म हो जाता है, देखने के बाद ही, उसके बाद उसे कंटिन्यू होता है जी। लेकिन बाकी जो 50% होते हैं वो थोड़ा एक बार वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। हाँ। एक प्रैक्टिस करेंगे, बट अब उसमें नया चीजें जब आप करने जाएंगे, जैसे हमने अभी सस्टेनेबिलिटी की बात किया, उसमें एक कंपोनेंट हमने बताया कि सामाजिक रूप से ये एक्सेप्टेबल हो। तो जब नया चीजें हम कभी कम्युनिटी और समाज में करते हैं तो बहुत सारी क्वेश्चन उठता है, क्योंकि हम चेंज देखते हैं। पर बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो वहां पे ऑलमोस्ट 30 to 40% लोग वहां पे छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये सब लोग मना कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। बट फिर भी उसमें 10% लोग सुनते नहीं है, करते हैं। वो 10% लोग जब करते हैं तो वो धीरे धीरे वो फिर व्यवहार में आता है, वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। फिर जब वो एक्सेप्टेबल होता है तो धीरे धीरे कम्युनिटी को लगता है कि नहीं ये अच्छा चीज है। जैसे हमने आपको बताया वर्टिकल फार्मिंग का, पॉली हाउस में एरोपोनिक है, हाइड्रोपोनिक है, केवल पानी में ही हम सब्जियां उगा रहे हैं। रूम के अंदर केवल कंट्रोल इन्वायरमेंट में, केवल उसमें ना सॉइल की जरूरत है ना कुछ, उसमें एरोपोनिक्स में कर रहे हैं। तो ये सारे टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा है, बट हो रहा है। और मेरा ये कहना है कि हाँ उसको देखना चाहिए और करके एक बार रेप्लिकेट, क्योंकि लोग कर रहे हैं, उससे अच्छा इनकम भी कर रहे हैं, अच्छा मॉडल है। फ्रेश वेजिटेबल्स उसमें प्रोडक्शन होता है, कोई कंटामिनेशन नहीं हो रहा है, पूरा हर चीज का उसमें कंट्रोल है। हाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, बट उसमें गवर्नमेंट भी सहायता कर रही है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। तो वो इसमें नए जनरेशन को उस चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि इस टेक्नोलॉजी को, और ये माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है कंपेयर टू कि हाँ ये खेती केवल एक किसान करता है। नहीं, खेती कोई भी कर सकता है। उसमें खेती करके आज हम बिजनेस के रूप में देखें, जो हम एक इंटरप्राइज के रूप में देखें, एक इंडस्ट्री के रूप में देखें, तो खेती हम कोई भी कर सकता है, कुछ जानकारी लेके कर सकते हैं उसे। जी, तो यस खेती जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। और तो हाँ, अगर अच्छे सुधार हों और चीज़ें डेवलप, जैसे सर ने बोला कि कई तरह की खेतियाँ जो है मार्केट में देखी जा रही है, जो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ नाम सुना था या अभी तक हम लोगों ने बाहर के मॉडल्स देखे थे, अब वो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब ग्राउंड लेवल पर उतरती है, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस किस तरह की चीज़ें आपके जहन में आती है और आपको लगता है कि ये सुधार होना चाहिए इसमें, या इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए? इसमें अगर आप देखें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, हमारा हम लोग काम डायरेक्ट तो नहीं मतलब करते, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कोई चीज़ करते नहीं है, डायरेक्टली जैसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। बट बेसिकली हम पॉलिसी इंटरवेंशंस, टेक्निकल चीज़ों पे काम करते हैं और फिर हम गवर्नमेंट को उसको सहायता करते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। बट हमारा ये चीज़ जो हमारा है कि हम क्या क्या समस्याएं हैं, ये डेफिनेटली हम पहले देखते हैं कि समस्या क्या है, उसके अनुसार हम बना पाएंगे पॉलिसीज, एडवाइस कर पाएंगे, टेक्निकल सपोर्ट दे पाएंगे। तो इसमें अगर हम खासकर फिर हम फूड सिक्योरिटी की तरफ, खाद्य सुरक्षा और न्यूट्रिशन सुरक्षा की बात करें, तो मैं सबसे पहले इसमें दो चीजें बात करना चाहूँ। एक तो प्रोडक्शन के लेवल पे
दूसरा एक इंडिविजुअल के लेवल पे बात करना चाहूँगा। पहले इंडिविजुअल हमने प्रोडक्शंस कुछ किया, प्रोडक्शंस बाद में आएंगे, पहले इंडिविजुअल्स के लेवल पे बात करते हैं जी। तो एक जो फूड लॉस और फूड वेस्ट का सबसे बड़ा इशू है। दोनों दो चीजें हैं, फूड लॉस और फूड वेस्ट। फूड लॉस जो होता है, एक जब हम प्रोडक्शंस करते हैं, प्रोडक्शन से हार्वेस्ट, एक हार्वेस्टिंग होता है, पोस्ट हार्वेस्ट। तो जब अनाज को खेतों से निकालते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, पैकेज और उसको स्टोर करते हैं, वहां तक जो नष्ट होते हैं अनाज, खाने वाले अनाज, उसको हम फूड लॉस बोलते हैं। लेकिन अब उसके आगे जो आप देखेंगे, इसके वैल्यू चेन, एग्रीकल्चर के जो वैल्यू चेन है, प्रोडक्शन से लेके फार्म टू फॉर्क, मतलब एक फार्मर्स और खेत से हमारे प्लेट्स में कैसे आता है, तो इस पूरे चेन में देखेंगे तो जब हम इसको अनाज को खेत से निकालते हैं, स्टोर करते हैं, वहां तक जो भी लॉस होता है, जैसे हम काटते समय बहुत सारे लॉस हो गए, हम सभी अनाज जितना उपजता है वो सभी हम नहीं इकट्ठा, किसान इकट्ठा नहीं कर पाता है। बहुत सारे उसके पीछे कारण भी है। हम जब उसको साफ करते हैं उसमें भी बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, पैकेज करते हैं कुछ कीटाणुओं के द्वारा नष्ट हो गए, हम स्टोर करके रखे, उसमें पानी आ गया, मॉइस्चर आ गया, तो उसके कारण भी बहुत सारे अनाज नष्ट हो जाते हैं, तो ये लॉस होता है। लेकिन अगर उसके बाद का जो स्टेज होता है, जैसे अब वो मार्केट में आता है, पैकेजिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, मार्केट्स में आया, जहाँ पे रिटेल होता है, और वहाँ से फिर हम कंज्यूमर हम खरीदते हैं उसको खाने के लिए, फिर खाने तक, हमारी रसोई तक आता है। तो जब ये मार्केट में रिटेलर से लेके हमारे प्लेट तक आने में जितना अनाज की, उसको मतलब लॉस नहीं, उसको बर्बाद बोलते हैं, जो वो उसको फूड वेस्ट बोला जाता है। तो दोनों दो चीजें हैं, दोनों का अलग अलग फैक्टर है। और इसका अगर हम ग्लोबली देखेंगे तो ग्लोबली जो एक साल में जितने प्रोडक्शंस होते हैं फूड का, उसका ऑलमोस्ट 70% लॉस हो जाता है पूरा ग्लोबली। इंडिया फूड लॉस की बात करें, दो चीजें हैं, एक जिसमें दो चीजें से कैलकुलेशन होता है, फूड लॉस इंडेक्स से, एक फूड वेस्ट इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्स है। ग्लोबल लेवल पे अदर कंट्री में फूड लॉस इंडेक्स तो है, इंडिया में अभी तक फूड लॉस इंडेक्स का डिबेट चल रहा है, कोई मेथोडोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसमें अभी भी डिबेट चल रहे हैं कि हम कौन से कम्युनिटी ले फूड लॉस को देखने के लिए। इसलिए अभी फूड लॉस पे इंडिया में डाटा अवेलेबल नहीं है। मैंने ग्लोबली बोला है, ग्लोबल जितना एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता है 17% लॉस हो जाते हैं जी। फूड वेस्ट की बात करें, हाँ, फूड वेस्ट पे इंडिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं। फूड वेस्ट की बात करें तो अगर इसमें ग्लोबली देखेंगे तो एक इंडिविजुअल लेवल पे 1 से 21 केजी एनुअली आदमी वेस्ट करता है फूड। 121 केजी एनुअली वेस्ट करता है। इसमें इंडिया में भी अवेलेबल है डाटा, जिसमें एक इंडिया में अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, ग्लोबल में 121 केजी ऑन एन एवरेज, इंडिया में 50 केजी एक आदमी वेस्ट करता है खाना। वो किस फॉर्म में होता है, या तो हम खाने प्रोपोर्शन का आइडिया नहीं है कितना लेना चाहिए, नहीं ज्यादा लिया फिर वो प्लेट में छोड़ दिया, एक्स्ट्रा बन गया। बहुत सारे सोशल भी इशू है कि हम जब भी कोई इवेंट्स करते हैं, एक्सेस हमेशा दिमाग में आता है कि हाँ ज्यादा बनाना है, कभी हम एस्टिमेट करके नहीं बनाते कि नहीं इतने गेस्ट है तो इतना ही बनाना है। तो ये सारे कारण है। तो ये, और अगर ये इसको ऐड करेंगे, एक आदमी जो 50 केजी एनुअली वेस्ट करता है, अगर वो एडअप करेंगे तो एक हाउस होल्ड लेवल पे ऑन एन एवरेज एक रिपोर्ट्स अभी आया था, उसमें बताया गया कि ये 68.7 मिलियन टन एनुअली लॉस होता है एक हाउस होल्ड घर के लेवल पे। अगर आप ये देखिए कितना, मतलब प्रोडक्शंस लेवल पे हम कितना मेहनत लगता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, हम इजिली 68 मेट्रिक टन हम वेस्ट करते हैं। अगर हम आप देखिए मेजर कारण है, जैसे फूड अभी भी कितने लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो हम अगर इस वेस्ट को बचाएं तो हम बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों लोगों को खिला सकते हैं, जो कि लोग भूखे हैं, अभी गरीब रहेगा, जिनको खाना नहीं मिलता है। और ये एक हाउस होल्ड का
मैंने बताया, एक इंडिविजुअल का बताया। और पूरे इंडिया में अगर इस पे काम हो कि हम फूड वेस्ट को कैसे कम करें, तो हम फूड सिक्योरिटी बहुत आसानी से कर सकते हैं इसमें। और इसमें बहुत सारा कारण है। एक तो बिहेवियर्स का है फूड वेस्ट में। फूड लॉस में भी काम करने की जरूरत है। जैसे सबसे फूड लॉस कैसे होता है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ एडवांस। अब किसान, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, किसान, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्पाइसेस में, स्पाइस मसालों में, तो हमने अभी मध्य प्रदेश में गया था, कोरिएंडर धनिया, अभी हार्वेस्टिंग चल रहे थे, तो और उसके हार्वेस्टिंग के बाद लोग मंडी में ले जाते हैं बेचने के लिए। तो 7 दिन से फार्मर्स मंडी में बैठे हुए हैं अपने, वो जितने प्रोड्यूस है, किसी का ट्रैक्टर में लदा है, किसी की बोरी में। तो हमने पूछा कि भाई यहाँ 7 दिन से आप क्यों बैठे हैं? तो वो बोला कि हमें तो रखने का जगह नहीं है, हमें पैसा चाहिए अभी। मैंने बोला कि अगर 7 दिन इतना भीड़ है, आप 7 दिन के बाद आओ, जब मंडी में कम भीड़ होगा तब आप बेच सकते हो। लेकिन आप किसान के लेवल पे भी हम बात तो करते हैं कि हाँ होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी कैसे हो। मैं एक कमोडिटी का इसका बताया कि उसको इमीडिएट पैसा चाहिए, उसका कोई बैकअप नहीं है। किसी के घर में हमने ये भी थोड़ा जानने की कोशिश की, भाई जरूरत क्या है, किसी घर में शादी है, किसी घर में कोई बीमार है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो और स्टोरेज का व्यवस्था नहीं है। अब उनका ये भी है कि अगर हम स्टोर कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं, अब कोल्ड स्टोरेज है नहीं तो वो तो डायरेक्टली ये है कि वो तो सेल ही करेगा ना। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें भी वहां पे फूड लॉस हो रहा है। अब बहुत सारे, मैंने देखा एक तो बारिश होने की स्थिति है, एक किसान के घर पे हमने देखा कि इतने प्रोडक्शंस है, घर में रखे हैं, बाहर भी रखे हैं, जगह नहीं है कि अगर बारिश हो तो उसको घर में रख सके। तो वहां पे तो पूरा का पूरा वो वेस्ट हो जाएगा अगर बारिश हो रहा है तो उसका ये नहीं है। तो हमें एक कोल्ड वैल्यू चेन क्रिएट करना पड़ेगा लोकल लेवल पे, ताकि अगर किसान का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको स्टोर कर सके और इंश्योरेंस स्कीम को फॉलो कर सके। अगर वेस्ट हो रहा है तो उसका एक इंश्योरेंस हो, वो जल्दी मार्केट में बेचने ना ले जाए, ताकि उसमें बहुत सारा लॉस होता है, कम दाम पे बेच देते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज की, एडवांस कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है और जो पैकेज फार्मर्स करते हैं वो एडवांस नहीं है, कहीं पे मैनुअल है, कहीं पे बहुत ही टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है, तो हमारा बहुत सारा वेस्ट तो वहाँ हार्वेस्टिंग स्टेज पे ही हो जाता है। तो वहाँ पे भी हाइट, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी पे कुछ उपलब्ध है, लेकिन अभी भी सभी फार्मर्स को, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा ये है हम सब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जी, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ही नहीं सकता है, ले भी ले सकते हैं तो उसको कर नहीं सकते हैं। और तीसरा इसमें और भी फैक्टर है, एक तो फ्रेगमेंटेड लैंड है हमारा। लैंड अगर पूरे इंडिया का देखें तो कुछ स्टेट्स को छोड़ के पैचेस में बटा हुआ है, तो अगर वो टेक्नोलॉजी हम लाते भी हैं तो उस फ्रेगमेंटेड लैंड पे चला नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और उस तब के कॉन्सेप्ट्स को लाने की जरूरत है, जहाँ सारे इस जो छोटे छोटे लैंड्स को एक, इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग कर सके, और किसान को जिसका है उसको भी बेनिफिट हो, और ये छोटे छोटे पैच के लैंड है वो एक साथ मिला के उस पे खेती कर सके, ताकि वो फूड लॉस जो हो रहा है उसको बचाया जा सके। जी, तो चैलेंजेस जो हैं वो एक नहीं है, कई हैं जी। फूड वेस्ट पे अगर बात करें तो सबसे बड़ा बिहेवियर्स की बात, यहाँ पे सारे लॉस जो होते हैं बिहेवियर्स से होते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा रिटेल से। आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर ध्यान से, ये सबके लिए अप्लाई होता है, हमारे लेवल भी, कोई भी अगर हम खरीदने जाते हैं तो एक 2 चीजें लिखा रहता है, पैकेजिंग एक बहुत ही मैटर करता है जी, जिसके कारण हम बहुत ही वेस्ट करते हैं और दुकानदार भी वेस्ट करते हैं, फेंका जाता है जी। एक होता है यूज बिफोर, यूज बाय, दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बहुत, मुझे नहीं लगता है कोई इतना ध्यान से देखता है कि बेस्ट बिफोर और यूज बाय दिस डेट। बेस्ट बिफोर का मतलब है कि उस जो पैक्ड फूड है या जो भी पैक्ड आइटम है उसका कलर, जी 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 जी, कलर, उसका न्यूट्रिशंस, वो वहां तक सारा चीजें एज इट इज रहेगा बेस्ट बिफोर की तरह। बट ऐसा नहीं कि वो फूड खराब हो गया जी, वो अगले 15 दिन 20 दिन और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज बाई
दिस डेट का मतलब होता है कि हाँ वो एक अल्टीमेट है कि यूज बाय दिस डेट, मतलब उस डेट तक आप उसे इस्तेमाल करें, उसके बाद वो खराब हो सकता है। तो दोनों दो चीजें हैं, इसलिए वो एक लेबलिंग एफएसएसआई के द्वारा इंस्ट्रक्शन था कि आप इस तरह से लेबलिंग करें, एक तो यूज बाय करें कि उसकी बेस्ट, और एक बेस्ट बिफोर। तो ये छोटी छोटी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं, तो हम वेस्ट को बचा सकते हैं, फूड वेस्ट को। दूसरा है कि अब बिहेवियर्स जैसे खाने का है, खाने में कभी होता है कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि प्लेट्स में जो खाना लेते हैं, कभी हम बेटर है कि हम पोर्शन में लें, बेटर है कि हम 2 बार लें 3 बार लें, बट ये नहीं कि एक साथ ले लें फिर वो वेस्ट करें। इंडिविजुअली जब हम इवेंट्स करते हैं तो हमारा एस्टिमेशन होना चाहिए कितने गेस्ट हैं और कितना हमें खाना बनाना चाहिए। ओवर एस्टिमेट करके हम बनाते हैं, बाद में वेस्ट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। इंडिया फूड वेस्ट एसोसिएशन भी बनाए हैं नीति आयोग की तरफ से, एफएसएसआई के दौरान, जिसमें है कि उन्होंने एनजीओ को भी इसमें लाया है कि जो भी फूड बच जाता है उसको हम गरीबों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें एफएसएसआई का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक क्लियर गाइडलाइन है कि अगर आप क्योंकि फूड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि वो सेफ है कि नहीं। हम कहीं से फूड उठा के किसी को दे सकते हैं, अगर वो सेफ नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो अलग ही समस्या हो जाएगी। तो एफएसएसआई ने उसमें गाइडलाइन निकाला कि आप ये चीजें नॉर्म्स उसमें फॉलो करना चाहिए, कैसे आप कहाँ से फूड उठा रहे हैं, कितना देर उसे पका हुआ हो गया, और ये सारे गाइडलाइन फॉलो करते हैं तब आप डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इंडिया में तो वो सब अभी फूड वेस्ट पे काम तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इंडिविजुअल लेवल पे। ये तो गवर्नमेंट कर रही है कि हाँ फूड बच रहे, और अभी गवर्नमेंट तरह बहुत सारा स्ट्रिक्ट आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा साउथ कोरिया का। वहां पे क्या है, इतना स्ट्रिक्ट रूल है, अगर उस तरह के रूल्स इंडिया में बनाए तो हम फूड वेस्ट को रोक सकते हैं। जैसे आप जितना हाउस इंडिविजुअल लेवल पे अगर फूड वेस्ट कर रहे हैं, पर केजी के हिसाब से आपको फाइन भरना पड़ता है। उसमें है कि जब फूड वेस्ट हो रहा है तो अगर आप उसे डंप करने जाएंगे तो आपको उसका पर केजी वेस्ट के अनुसार आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो उसमें उनका पॉलिसी क्या है कि आप फूड, ठीक है फूड मतलब वेस्ट हो रहा है, बच गया और वो खाने लायक नहीं है, तो आप रिसाइकिल आप उसको घर पे ही करें, या उसकी व्यवस्था करें कि हम कैटल्स को कैसे दे सकते हैं, सेफ हो कैटल्स के लिए। लेकिन आप उसे थ्रो करेंगे, लैंड फिलिंग में जाएगा, तो आपको वहां पे फाइन भरना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ इंडिया में भी करने की जरूरत है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे उसको सेग्रीगेट करें। अभी तो गवर्नमेंट ने बनाया कि आप गीले कचड़े को अलग रखो, जो हार्ड है और ग्लासेस हैं प्लास्टिक से उसको अलग रखो। इसका मेन यही था कि जो वेस्ट हो रहे हैं, गीले फूड वेस्ट निकल रहे हैं, हम उसको रिसाइकिल कर पाए, फर्टिलाइजर उसको बना सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर सकते हैं जी। इस तरह की काम करने की जरूरत है जी। तो कुछ 2-3 मुद्दे जो बड़े ही स्ट्रांग हैं जिस पर आपने बात की। पहला मुद्दा ये कि किसान आगे तो बढ़ रहा है, कई तरह की टेक्नोलॉजीज उनके खेती के साथ में जुड़ रही है, लेकिन अभी जो एक मेन प्रॉब्लम है वो है कोल्ड स्टोरेज का। क्योंकि वाकई में किसान ने अपनी पूरी जो कहें कि जमा पूंजी लगाई होती है, कई किसान तो पैसे जो है उधार लेकर के उसको करते हैं, तो यस उनको हाथों हाथ पैसे चाहिए, और इसके लिए ये एक दिक्कत है क्योंकि वो जो चीज़ उगा रहे हैं उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेज जो है ये एक प्रॉब्लम है, इस पर अगर काम यस डेफिनेटली हो रहा है, और अगर और अच्छे से हो तो हम आगे आने वाले टाइम के लिए रेडी रहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि बिहेवियर के बारे में आपने बात की, और इससे बड़ा एग्जांपल और क्या हो सकता है कि शादी पार्टी होती है, यहाँ पर एस्टिमेट नहीं लगा पाते हैं कि कितने लोग आएंगे और कितना खाना है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो लोग आए हैं उस शादी में या उस पार्टी में, उन लोगों को भी ये समझ होनी चाहिए। ये समझ जो है भारत के हर नागरिक को होनी चाहिए कि हमें कितना पोर्शन में खाना लेना है। ये सिर्फ किसी एक का दायित्व नहीं बनना चाहिए कि कितने लोगों का खाना उसने किया है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, बिहेवियर की जब बात हो रही है तो वो हर किसी के अंदर होनी चाहिए। तो सर सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फूड वेस्ट जो है इसमें एक बहुत आज के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फूड सिक्योरिटी भी तभी होगी जब फूड वेस्ट होने से बचेगा, राइट? तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो आने वाला भविष्य यानी कि जो हमारे बच्चे हैं उन तक ये चीज़ ना पहुँचे, उन तक ये जो हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो सही नहीं हैं खाने को लेकर के, हमें लगता है हमें मुहैया है तो सबको मुहैया है, हम
ग्राउंड लेवल पे जाकर नहीं देखते। हम नहीं देखते कि कितने लोग आज भी भूखे सो जाते हैं। हमें लगता है हमारी थाली में दाल सब्जी रोटी चावल दही, अरे वाह ये तो बेस्ट मील है हमारे लिए और भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने खाना दिया। लेकिन कितने लोग तो शुक्रिया भी नहीं कर पाते हैं। तो आने वाला जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उन तक हमारी हैबिट्स ना पहुंचे। सर आप कोई ऐसे टिप्स या कोई ऐसा संदेश देना चाहें? जरूर, ये मैंने खुद अपने लाइफ में खुद मैंने किया है। यस जी। और मैं चाहता हूँ अपने घर में भी प्रैक्टिस बच्चों के साथ मैं करता हूँ और वो फॉलो भी करते हैं। मैं अपना खुद का एग्जांपल बिहेवियर्स पे अगर बात करें, ये चॉकलेट जो होता है टॉफी, तो मैं अभी भी खाता हूँ। तो हम फील्ड में जाते थे काम पे, जी। तो चॉकलेट रहता था। तो हमने जब इस पे बिहेवियर्स पे जब हमने बहुत पहले हम वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे जिसमें बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन ही मेन था, न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव करें इसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जानकारी उस समय नहीं था कि हाँ ठीक है, अब आप एक विलेज में गांव में जाएंगे तो बहुत सारे चारों तरफ देखेंगे कूड़े कचड़े हैं, उतना ऐसा क्लीन ऐसा नहीं है। तो वो लोग मैंने क्या किया, मैं वो उस समय वो समझ रहा था कि नहीं ये तो हम कहीं चीज कोई भी चीज कहीं फेंक नहीं सकते। तो एक छोटी सी पन्नी थी, मैं खाया और फिर अपने पॉकेट में रख लिया जी। तो मेरे साथ जो लोग थे वो लोग बोला अरे यार इतना गंदा ये पन्नी पॉकेट में क्यों, बाहर फेंक दो। तो मैंने उनको यही बोला कि ठीक है कचड़े तो है सामने, लेकिन उस कचड़े में अगर ये मैं फेंकूंगा तो मैं ऐड करूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर रहा हूँ तो मेरा ये राइट्स नहीं बनता है कि हम उसको फिर गंदा और करें। ठीक है, एक पन्नी ही है, ये तो एक हमारा आदत भी एक बन रहा है और हम ऑलरेडी जो कचड़े है उसमें हम योगदान तो नहीं दे रहे हैं ना, सफाई भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको अधिकार नहीं है कि योगदान दो उसमें। तो ये एक हैबिट बन गया। तो कभी भी आज भी अगर हम या तो हम कहीं पे रखने के ढूंढते हैं कि जहाँ इकट्ठा एक डस्टबिन है वहां पे डाल पाए, कुछ भी नहीं मिलता है तो हम पॉकेट में रखते हैं। घर पे कई है जहाँ पे व्यवस्था है कि हाँ डस्टबिन है, फिर ले आके उसमें डालते हैं। ये चीजें हम बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन को अभी से सिखाना पड़ेगा। एक क्या बोलते हैं, जब स्वच्छता का हम एग्जांपल देना चाहिए, जब ये स्वच्छता मिशन आया था, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था जी। तो ये इशू ये नहीं था कि टॉयलेट नहीं है जी, इशू ये था कि हमें सिखाया नहीं गया था इंडिया का लोगों को कि हाँ टॉयलेट इस्तेमाल करना है। इशू यहाँ था, इसलिए टॉयलेट रहते हुए भी लोग नहीं जाते थे। तो ये सबसे बड़ा है कि हम छोटे से ये जो आदत बनती है, जैसे आप देखें कि बच्चे को कपड़ा पहनना पैदा होते ही नहीं सीख पाता, धीरे धीरे खाने की सिखाते हैं, कपड़ा पहनना सिखाते हैं और वो धीरे धीरे आदतें बन जाती है। तो आने वाले जनरेशन को भी ये कैसे वेस्ट ना करे उसको अभी से जानकारी देना, उसको देना कि हाँ इसका प्रोडक्शन होने में कितना समय लगता है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तब एक स्पून जो थाली में आता है उसमें कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कितने लोगों की मेहनत हो रही है। अगर ये चीजें हम आने वाले जनरेशन बच्चे को शुरू से समझाएं तब जाके वो समझ पाएंगे कि हाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेंसिटिविटी जो है वो बचपन से ही और धीरे धीरे वो आदत में बन जाएगी। नहीं तो ये केवल हम मतलब बोलते रहे कि हाँ फूड वेस्ट नहीं करो, नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम जैसे एक बच्चे को खाना खाने का सिखाते हैं, कपड़े पहनने का सिखाते हैं, बोलने का सिखाते हैं, ये चीजें भी उस एजुकेशन में आना चाहिए कि नहीं है खाना भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हम शुरू से बच्चे को सिखाएं, आने वाले जनरेशन में तो हम बहुत सारे चीजों का इशू हम वहीं पे रिजॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, आदतों में शुमार होनी चाहिए। छोटी छोटी आदतें ही हैं जो बड़े होकर के वो चीजें डेवलप करती हैं। एक क्या होता है, हमसे ही समाज बनता है और हमसे ही देश बनता है। हमारी आदतें डिपेंड करता है कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। तो अब जो है हमें सुधारने की कोशिश करना है कि जो अभी तक हम लोग लाइफस्टाइल जीते आए हैं उसमें चेंजेस करने हैं। और हाँ सीधी बात, फूड वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को पता है। अभी अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कभी वक्त लगे ना तो बाहर जाकर निकल कर देखो, रात को जाना और
ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पर ऐसी झुग्गियाँ हैं, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनको खाना तक नहीं मिल पाता, और शायद लोगों की निगाहें भी नहीं पहुँच पाती उन पर। कम लोग देख पाते हैं। यस, कम लोग देख पाते हैं, और जो देख पाते हैं वो सिर्फ हाय खाना नहीं खाया ये कहकर चलते बनते। बहुत कम लोग होते हैं, या बहुत ऐसी कम संस्थाएं होती है, कम ऐसे NGOs होते हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं बेशक से, बट आप जो है खाना वेस्ट ना करें, आप उस पाप के भागीदारी ना बने। और मेन जो सबसे बड़ी चीज़ है, कितना जो टन है खाना वो वेस्ट होता है शादियों में, पार्टियों में, और कितना हमारे घरों से, हमारे किचन से हर रोज़ निकलता है। इसको भी अगर आप बचाएंगे और आपके घर कोई भी ऐसा आदमी जिसको खाने की ज़रूरत है वो दिखता है, तो आप देख छोटे छोटे से सहयोग बहुत काम के हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए मेरे चलने का वक्त हो गया है, अब आने वाले हैं आज फ़हीम, तो मैं चलती हूँ, बाय।